नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 3 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। शूट फॉर द मून, इवन इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमॉन्ग द स्टार्स। यानी कि देखिए, ये कह रहा है कि आप चंद्रमा को छूने का चाहत रखिए, अगर वहाँ आप मिस भी करते हैं तो आप ज़रूर मतलब तारों के बीच में ज़रूर रह लेंगे, है ना। यानी कि आप लक्ष्य को थोड़ा बड़ा सोचिए, अगर वो हासिल नहीं हुआ तो आप ऐसे पोजीशन में पहुँचेंगे जो आपको सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर देगा, ठीक है। इसलिए तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एआई सेफ्टी समिट 2023 आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जो एआई सेफ्टी समिट 2023 है वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इसका आयोजन कब से कब किया गया, तो ये 1 नवंबर 2 नवंबर को किया गया था, 1 से 2 नवंबर यूनाइटेड किंगडम के बैलेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध कोड ब्रेकिंग सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें 28 देशों के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया भर के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें कितने कंट्रीज लोग साइन किए? 28 देश इसमें साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें भारत भी साइन किया है, ठीक है। 1 नवंबर को बैठक में 27 अन्य देश और यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल था और हस्ताक्षर किया। यह समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने पर वचन देता है। ब्रिटेन सरकार ने एक बयान में कहा कि इस समझौते को बैलेचले घोषणा के नाम से भी जाना जाता। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा है। बैलेचले घोषणा क्या है? तो ये, और यह किससे रिलेटेड है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है अभी? ऋषि सुनक हैं। कहा कि घोषणा का ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी एआई शक्ति प्रौद्योगिकी के जोखिम में समझने का तात्कालिकता पर सहमत है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का दीर्घकालिक भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उसके बाद केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये यूके सरकार द्वारा किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री और प्रतिनिधि एक साथ शामिल थे। तो ये भारत के केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर, जो इसमें भाग लिए थे भारत की तरफ से। इसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, ये याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, ठीक है। श्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन के पहले दिन पूर्ण सत्र को संबोधित भी किया था, और यहाँ पे दूसरे दिन राजीव चंद्रशेखर ने अपने समकक्षों को एआई फॉर गुड विषय पर केंद्रित सार्थक बातचीत में शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद कर लीजिएगा, इसका एक विषय वस्तु था। 2025-26 तक कम से कम 1 अरब से अधिक भारतीय जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि वे सभी सोशल मीडिया पर एआई के दुरुपयोग से सुरक्षित रहे। यानी कि आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। उससे भी इससे हम लोग को बचना ही इस जो शिखर सम्मेलन है उसका मकसद था, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो इसका जो राजधानी है वो लंदन। अभी राजा कौन बने हैं? तो किंग चार्ल्स तृतीय यानी कि 3rd, और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। यहाँ का सरकार जो है संसदीय प्रणाली है, यूनिटरी स्टेट है, संवैधानिक राजशाही भी है, ठीक है। यहाँ पे राजशाही है इसीलिए यहाँ पे राजा है, और मुद्रा यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा
यहाँ पे देखिए AI सेफ्टी समिट होस्टेड बाय यूके 1 से 2 नवंबर 2023 यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पे देखिए एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, तो इसमें 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशनिंग में व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल ये जीते हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह। और बाकी ये जो रुद्रांश पाटिल हैं और दिव्यांश परमार है, ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर अभी कौन सा है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह है। इसे ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तोमर ने दक्षिण कोरिया, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में फाइनल में 463.5 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा तोमर के अलावा स्वप्नलील कुशाले और अखिल सोरोयन की भारतीय तिगड़ी ने 1764 के कुल स्कोर के साथ टीम रजत पदक जीता। यानी कि टीम, अगर टीम के साथ कितना कौन सा मेडल जीते हैं तो वो कौन सा है? रजत पदक, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते हैं। और टोटल कितना पदक हो गया शूटिंग में? तो 55 पदक हो गए हैं ये एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक निशानेबाजी में ये, और भारत इस तालिका में दूसरे स्थान पर है। कुशाले और शोरायन के जरिए भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 ओलंपिक कोटा स्थान हासिल कर लिया है। कुशाने के काहिरा में 2022 विश्व चैंपियनशिप के दौरान पेरिस में खेले जाने का कोटा जीता था, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। और प्रतियोगिता का आयोजन 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा था। यानी कि ये वाला आयोजन जो है साउथ कोरिया में, ये कल तक ही था, ये याद कर लीजिएगा। और इसमें भारत दूसरे पोजीशन पे है, ठीक है। 1967 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी पहली बार, ये याद कर लीजिएगा। आयोजन कौन करता है? तो एशियाई शूटिंग परिसंघ के द्वारा इसे आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये है आपके ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखिए एशियन गेम्स 2022 वाला जो है, इसमें भी ये लोग शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो स्वप्ननील कुशाले, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और अखिल सिरोयन, ये लोग कंबाइंड रूप से इसमें भी एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते थे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम में रुद्रांश पटेल, उसके बाद दिव्यांश परमार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ये लोग तीनों कोई किस में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में, ये भी याद कर लीजिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पैरा शूटिंग्स में अवनी लेखरा ने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये वुमेन्स का 10 मीटर एयर राइफल्स था, ये याद कर लीजिएगा। पैरा आर्चरी में मिक्स टीम कंपाउंड ओपन में शीतल देवी और राकेश कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं। और पैरा शूटिंग्स में सिद्धार्थ बाबू ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो शूटिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने का ये बनता है। साथ ही साथ शूटिंग्स में स्विफ्ट कौर समरा ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग वुमेन्स में गोल्ड मेडल जीती है एशियन गेम्स में, ये याद कर लीजिएगा, जिसमें अभी ऐश्वर्या प्रताप सिंह जीते हैं, ठीक है। और शूटिंग्स में ही ये स्वप्ननील, ये वाला हमने बता दिया कि ये गोल्ड मेडल जीता है। मेंस कबड्डी टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं, मेंस हॉकी टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम वो भी गोल्ड मेडल जीते हैं ये एशियन गेम्स में। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन्स कबड्डी टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी में ओझा जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड में ज्योति सुरेखा ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कुछ कुछ हम लोग गोल्ड मेडल को यहाँ पे देख लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, हर एक कोई किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में टिकाऊ और प्रभावी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR जो है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है UST ग्लोबल को। ये UST ग्लोबल एक प्रकार एक USA बेस्ड कंपनी है ना।
यूएसए बेस्ड कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है यूएसए में है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। महात्मा जो अवार्ड है ये महात्मा गांधी के ऊपर ही दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। यूएसडी ने टिकाऊ और प्रभावी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए 2023 का महात्मा गांधी पुरस्कार जीता है। यूएसडी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सीएसआर के लिए पुरस्कार जीता है। यह एक अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी है। सीएसआर यूएसडी की वैश्विक कार्यक्रम प्रबंधक स्मिता शर्मा, यानी कि स्मिता शर्मा ये इस कंपनी के कार्यक्रम प्रबंधक है, को भारत और सीएसआर मैन और महात्मा पुरस्कार संस्थापक अमित सचदेव से 2023 महात्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार आदित्य बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह गांधी जयंती पर दिया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भारत और मैक्सिको में 32,000 से अधिक छात्राओं पर प्रभाव पड़ता है। यूएसडी ने यूक्रेन में संघर्ष के पीड़ितों की सहायता के लिए $1 लाख देने का भी वादा किया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यूएसडी ग्लोबल क्या है, तो इसकी स्थापना 1998 में हुआ था और इसका मुख्यालय एलिसो विजो है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके अभी सीईओ कौन है, तो कृष्णा सुधीरन है, जो कि मई 2019 से हैं। और इसके संस्थापक कौन है, तो JN मेनन और स्टीफन रॉस है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूएसडी ग्लोबल। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है यहाँ पे महात्मा अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में 30 अक्टूबर 2023 को रियाद में यहाँ पे रियाद में जो है इनफ्लेब्रो एक्सपो, ठीक है, में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन खोला गया। इंडिया पवेलियन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इंडिया पवेलियन का जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो है डॉक्टर सोहेल खान, डॉक्टर सोहेल खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डॉक्टर सोहेल खान, ठीक है। डॉक्टर सोहेल खान जो है इंडिया पवेलियन का भी ब्रांड एम्बेसडर है और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो रियाद में, ठीक है। 30 अक्टूबर 2023 को रियाद में ये इसका फूड प्रदर्शनी का इंडिया पवेलियन के द्वारा खोला गया था। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर यहाँ के राजदूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर सोहेल खान के द्वारा किया गया। यहाँ पे ये 30 से अधिक भारतीयों प्रदर्शकों ने भारत मंडप में भाग लिया था। भारत सऊदी अरब के साथ खाद्य सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ठीक है। यह सऊदी अरब में पहला सरकार समर्थित F&B कार्यक्रम है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये फ्लेवर एक्सपो इज अ ग्लोबल फूड एंड ब्रेवरेज, यानी कि फूड एंड ब्रेवरेज, F&B क्या है, फूड एंड ब्रेवरेज इवेंट है। इट इज़ हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरबिया। और ये कब से कब हुआ था, तो 29 से 31 अक्टूबर 2023 को हुआ था, ठीक है। अब कुछ हम लोग अदर जो करंट न्यूज़ था जैसे अपॉइंटमेंट के तौर पर, तो वो क्या है, बेस्ट फीचर फिल्म ये रॉकेटरी है, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन द नेशनल इंटीग्रेशन द कश्मीर फाइल को मिला है। एक्टर बेस्ट एक्टर अली अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ये आलिया भट्ट और गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और कृति सैनन को मिला है मिमी के लिए, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये पल्लवी जोशी को मिला है कश्मीर मूवी के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट ये भाविन रबारी को मिला है छेलो शो के लिए। ये छेलो से एक गुजराती मूवी है, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड ओरिजिनल में शाही कबीर नायटू मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ये देवी श्री प्रसाद पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर MM किरावानी को मिला है RRR मूवी के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ये मिला है काला भैरव को ये RRR मूवी के लिए। साथ ही साथ बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को मिला है इराविन जिंगल के लिए। बेस्ट हिंदी मूवी सरदार उधम सिंह। बेस्ट गुजराती फिल्म ये द छेलो शो। और द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये मेपाडियन विष्णु मोहन को मिला है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल में किनको अपॉइंट किया गया है, तो फॉर्मर CJI NV रमन्ना जी को अपॉइंट किया गया है।
फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जयप्रकाश सिन्हा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर एम एस धोनी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट एम एस धोनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और अभी एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो एम एस धोनी। ठीक है, पीआईबी के हेड कौन है, तो मनीष देसाई। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई पुणे, ये आर माधवन को नॉमिनेट किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ डीजी ऑफ आकाशवाणी वसुधा गुप्ता, और यहाँ पे उदय कोटक जी ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद नैसकॉम के चेयरमैन कौन बने, तो कॉग्निजेंट इंडिया के जो एमडी हैं राजेश नंबियार। सेंट्रल रेलवे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ये श्याम सुंदर गुप्ता बने हैं। डीजी ऑफ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुबोध कुमार सिंह, डीजी ऑफ बीएसएफ नितिन अग्रवाल, एंड एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये अजय यादव बने हैं, और एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक ये अश्विनी कुमार बने हैं। तो कुछ रेसेंट अपॉइंटमेंट 2023 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में गिग श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा संगठन है। गिग श्रमिक, तो ये जो है सबसे अच्छा श्रमिक कंपनी है, ये बिग बास्केट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिग बास्केट। देखिए, हाल ही में जारी फेयर इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है। रिपोर्ट में जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट को दूसरे स्थान पर रखा गया है। पोर्टर और ओला रैंकिंग में आखिरी स्थान पर है। प्रोफेसर बालाजी पार्थ सारथी और उनकी श्रीनिवासन रिपोर्ट के प्रमुख जांचकर्ता थे। रिपोर्ट में प्रत्येक कंपनी को 5 कारकों के आधार पर अंक दिया गया है। यह कारक थे उचित वेतन, उचित अनुबंध, उचित प्रबंधन, उचित प्रतिनिधित्व और उचित शर्तें, यानी कि सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। उस बेसिस पे इन लोगों को रैंकिंग दिया गया है, पॉइंट्स दिया गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ओला ने लगातार तीसरे साल 10 में से 0 अंक हासिल किए हैं हर साल। ठीक है, तीसरे साल। और सबसे ज़्यादा अंक किसको मिला है, तो यहाँ पे मिला है बिग बास्केट को। ठीक है, फ्रेमवर्क इंडिया टीम ने नोट किया कि ईवी आधारित राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म ब्लू स्मार्ट एजेल्ट लाइट मॉडल पर काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम वेतन नीति वाले एकमात्र प्लेटफॉर्म बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अर्बन कंपनी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिग बास्केट जो है गिग जो वर्कर है उसके लिए बेस्ट कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के किस संस्करण का उद्घाटन किया, तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये 4था संस्करण था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 4th गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था में निवेश और प्रतियोगी एवं पूंजी साझा करके उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारी स्वीकार करने की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया। हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शासन ढांचे में परिवर्तित करना, ये इस बार का थीम था, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव यानी कि जीएमसी 2023 का 4था संस्करण 29 से 31 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अतिथि गणमान्य व्यक्ति थे। मेड इन इंडिया प्रदर्शनी में भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को देखेंगे, यानी कि जो आए थे वो स्वदेशी जहाज जो भारत में हुआ था वो उसको देखेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए उसके बाद ये याद रखिएगा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये फ्रेंड। हाल ही में बैलन डी ओर अवार्ड 2023 से किसे ये किया गया, सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए एतान बोनमती, ऑप्शन नंबर बी लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि एताना बोनमती और लियोनल मेसी ये दोनों को मिला है। ये है लेडीज़ खिलाड़ी यानी कि वुमेन्स के लिए। ठीक है, और ये मेल खिलाड़ी हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को बैलन डी और अवार्ड मिला है। और लियोनल मेसी ये 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड जीते हैं, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3
बैलन डी और अवार्ड आगे हो गए हैं। और एटानी बोनमती महिला बैलन डी और अवार्ड पुरस्कार विजेता है, इसे याद कर लीजिएगा, ये एकमात्र अभी जीती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सब ये गुड वेलिंग हैमेंग ने 2023 का कोपा पुरस्कार भी, कोपा ट्रॉफी पुरस्कार भी जीता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बैलन डी और अवार्ड लियोनेल मेसी, और बैलन डी और अवार्ड फेमिनिन में आइटाना बोनमती, ये याद कर लीजिएगा। कौन सा इनका है? बार्सिलोना फेमिनिन, स्पेन से खेलती है, और ये जो लियोनेल मेसी है ये अर्जेंटीना से खेलते हैं। ठीक है, कोपा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट मेल अंडर 21 प्लेयर, ये जूडो बेलिंघम रेड मैड्रिड इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। और ये सब सारे चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला गया है? तो मैनचेस्टर सिटी को मिला है, बार्सिलोना क्लब को, फुटबॉल क्लब को, फेमिनिन के लिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ये है, दोनों को बैलन डी और अवार्ड मिला है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 मीटर रेस वॉक में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रियंका गोस्वामी राष्ट्रीय खेलों में, जो कि 37वां नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पे प्रियंका गोस्वामी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसका गोवा में किया जा रहा है। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुष की 110 मीटर बाघा दौड़ में 13.80 सेकेंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड स्थापित करके एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी। साथ ही साथ प्रियंका ने महिलाओं के 20 मीटर रेस वॉक में 1 घंटे 36 मिनट 35 सेकेंड के प्रभावी समय के साथ एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश के पलक शर्मा ने महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि सर्विसेज के एच लंदन सिंह ने पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के आध्या सिंह ने महिलाओं की आधुनिक मेटालॉन में स्वर्ण पदक जीता, जबकि महाराष्ट्र के मयंक चापेकर ने पुरुषों की आधुनिक पेटाथैलॉन में स्वर्ण पदक जीता, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, मयंक चापेकर मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र के। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पुरुष हॉकी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का दबदबा रहा, जबकि महिला हॉकी में हरियाणा और झारखंड अपने अपने विरोधियों पर दबदबा दिखाएं। 2023 में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण पदक सहित 114 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यानी कि ये जो अभी तक जो चल रहा है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, ये याद कर लीजिएगा। वहीं हरियाणा 50 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, और मौजूदा चैंपियन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 33 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा आयोग डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करेगा? तो ये जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ये अभी हाल ही में डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म। और किसके लिए? तो डॉक्टर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण लॉन्च किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवर के लिए नियामक संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण लॉन्च किया है। मंच का उद्देश्य है नकल को खत्म करना, जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना। ठीक है, अगले 6 महीनों में NSMC प्रशिक्षण के आधार पर नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार लॉन्च करेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी और वे किसी भी राज्य में काम करने के लिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप बिहार से झारखंड में भी काम करने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीकरण और मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस विनियम 2023 गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद NMR पर स्नातक छात्रों को एक मुखौटे ID दी जाएगी जब वे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे। तो ID
उजागर हो जाएगी और आवंटित भी कर दी जाएगी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, 14 लाख डॉक्टरों का डेटा नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 लाख डॉक्टरों का। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में भारत में चिकित्सा संस्थानों को रेटिंग देने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन समझ में आता होगा। इस टाइप से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 10 नवंबर से भारतीय के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो अभी आपको मालूम होगा कि श्रीलंका के द्वारा भी भारत को फ्री वीज़ा दिया गया है कि फ्री आप हमारे देश में आ सकते हैं बिना वीज़ा का। तो वैसे ही अभी भारत के लिए दूसरा ऐसा करने वाला कौन देश बना है? तो वो बना है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, थाईलैंड। अभी थाईलैंड के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किया है। भारत और ताइवान के पर्यटकों के लिए 6 महीना के लिए यह वीज़ा मुक्त अनुमति दी गई है। यह 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक की समय अवधि है। ठीक है, यह निर्णय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से किया गया। आप लोग को मालूम होगा कि हर जगह पे पर्यटक घूमने जाते हैं तो उस देश का जो है उस देश का जो ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ता है, एफडीआई, क्योंकि आप उस देश में जब भी जाएंगे तो आप डॉलर लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो पर्यटक विभाग है वो उससे आगे बढ़ेगा। ठीक है, पर्यटन जो मंत्रालय है वो बूस्ट होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 55 मिलियन बहुत या 1.5 मिलियन डॉलर उत्पन्न करके थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। थाईलैंड भारतीयों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला दूसरा देश बन गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।